चलिए, वॉइस क्लियर है? गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकोस पॉइंट। और हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। इस चैप्टर से जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2 से 4 एमसीक्यूज, ठीक है। जो है तुम्हारे बायोलॉजी वाले सेक्शन में 2 से 4 एमसीक्यूज और 2 से 3 एमसीक्यूज जो है केमिस्ट्री वाले सेक्शन में। टोटल जो है दोनों सब्जेक्ट मिला करके 7 से 8 एमसीक्यूज का इस चैप्टर का बजट है ना। मतलब 8 4 जा 24 मार्क्स, 20 से 24 नंबर ये अकेले चैप्टर तुमको दिला सकता है नीट में। तो बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। सबसे पहले तो क्वेश्चन ही यही है कि बायोमोलिक्यूल्स है क्या, व्हाट इज अ बायोमोलिक्यूल। तो कोई भी सीधी सी बात है, बायो का मतलब क्या होता है? जीवन, एंड मॉलिक्यूल मतलब कि जो भी मॉलिक्यूल, जो भी अणु जीवन को किसी ना किसी प्रकार से सपोर्ट करती है, जो भी मॉलिक्यूल, जो भी अणु जीवन के मूलभूत आधार का हिस्सा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं बायो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? बायो मॉलिक्यूल। इवन जब पूरा जीवन की शुरुआत हुआ, जब यहाँ पे प्रकृति में जब जीवन बना, सबसे पहले क्या बना? सबसे पहले हुआ केमोजेनी। केमोजेनी यानी कि केमिकल का बनना, एकदम से लाइफ नहीं आया। सबसे पहले जो है केमिकल्स बने। केमोजेनी के बाद हुआ बायोजेनी। बायोजेनी का मतलब कि उन केमिकल का जो है गुच्छा बना, उन केमिकल का जो है एग्रीगेट बना, और उससे जो है एक कोशिका का निर्माण हुआ। उससे जो है एक कोशिका का निर्माण हुआ, उन कोशिकाओं का क्लस्टर बना, और फाइनली हुआ फोनोगेनी। उस मतलब कि जीवन जो है अपने सहृदय रूप में वापस आ गया। मतलब पहले केमिकल्स बने, केमिकल से जो है कोशिकाएं बनी, और कोशिकाएं से जो है फाइनल जीवन पनप उठा। अगर तुम एक कोशिका को देखोगे तो उस कोशिका में जो है लगभग 5000 केमिकल उपस्थित हैं। एक छोटी सी कोशिका जो तुमको बिना माइक्रोस्कोप के दिखाई तक नहीं देती, उसमें 5000 केमिकल उपस्थित हैं, और उन 5000 केमिकल में से 3000 रासायनिक अभिक्रियाएं एक साथ चल रही हैं। मतलब कि तुम सोचो, 3000 रासायनिक अभिक्रिया एक साथ चल रहे हैं, यानी कि लाखों करोड़ों पाथवेज, लाखों करोड़ों केमिकल इंटरमीडिएट्स। जो तुम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले जो है अल्कोहल में डाइक्लोरोकार्बिन पढ़ा, ट्राइक्लोरोकार्बिन पढ़ा, इंटरमीडिएट कंपाउंड बन रहे थे ना। तो वैसे लाखों करोड़ों इंटरमीडिएट जो है कोशिका में बन रहे हैं। लगभग 2000 एंजाइम्स एक कोशिका में उपस्थित हैं इन केमिकल रिएक्शन को, इन रासायनिक अभिक्रियाओं को कराने के लिए। क्योंकि तुमको पता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो है बिना किसी कैटलिस्ट के नहीं होती। और जैविक जगत में, जीव जगत में, यानी कि लिविंग वर्ल्ड में जो है, तो कोई भी अभिक्रिया जो है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया बिना कैटलिस्ट के नहीं होती। एक बार को लेबोरेटरी में तुम बिना कैटलिस्ट के रिएक्शन करा सकते हो, लेकिन एक शरीर में, एक कोशिका के अंदर अगर कोई अभिक्रिया हो रही है तो उसमें एक कैटलिस्ट का उपस्थिति होना अनिवार्य है। तो ये चैप्टर जो है ये बताता है तुम लोगों को बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। जो छोटी से छोटी सिंपल सी बात है, मैंने तुम लोगों को हाइड्रोकार्बन पढ़ाया। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के बने जो कंपाउंड होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हमारे शरीर में कोई भी कंपाउंड बना हुआ है, कोई भी कंपाउंड बना है, उसकी मूलभूत संरचना में कार्बन और हाइड्रोजन होंगे ही होंगे। सीधी सी बात है, मैं तुमको बताऊं, अगर जो है हमारे शरीर में, हमारे शरीर में 3 चीजें हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, कोई भी चीज है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अगर ये 1:2:1 के है, 1:2:1, तो ये है कार्बोहाइड्रेट। ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ जिनको कुछ नहीं आता। जिनको कुछ नहीं आता वो भी ये देख के बता सकता है कि अगर किसी कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो तो कार्बोहाइड्रेट है। कैसे? देखो, जितना कार्बन उतना जो है वाटर, वाटर यानी कि मतलब हाइड्रेशन है ना। तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है? कार्बन के हाइड्रेट, कार्बन में वाटर, मतलब कि जितना कार्बन उतना वाटर। कैसे? नहीं समझे सर? चलो कोई बात नहीं, यहां पे ले लेता हूं मैं 6 कार्बन ले लेता हूं, तो यहां पे वाटर भी कितना लेना पड़ेगा? 6 लेना पड़ेगा। गुणा करके देखो तो C6H12O6, ओ माय गॉड, इट इज अ ग्लूकोज, इट इज अ फ्रुक्टोज, इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। आया समझ में? तो जितने कार्बन उतने ही वाटर, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अगर जो है कार्बन ज्यादा है और हाइड्रोजन कम है, अगर कार्बन ज्यादा है और हाइड्रोजन कम है तो लिपिड, सॉरी फैट, और फैट बोले तो लिपिड। अगर जो है कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और साथ में नाइट्रोजन भी है, क्या बनेगा? प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड के बेसिक संरचना में, मूलभूत संरचना में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो आया समझ में? कोई भी ये 3 जो है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 4 तत्व है जिसने जीवन की शुरुआत की है। ये 4 तत्व हैं जिन्होंने जो है जीवन को अपने
ओरिजिन से अल्टीमेट तक ला करके खड़ा कर दिया, आपने जो है उत्पत्ति से उनके मूल स्वरूप में ला करके खड़ा कर दिया, ये 4 एविडेंस। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली इसी के बारे में मेनली बात करेंगे। आ रहे हैं समझ में? ठीक है। तो कुल मिला के ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में जिन चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो चीजें तुम लोगों को आगे काम आएंगी। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने में, प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने में, जो परमाणु विज्ञान है, अगर तुम लोग इस चीज को जानोगे तभी जो है बात कर सकते हो। तो इससे पहले मैं बताना चाहूंगा, अब ये इसके बारे में बात आ ही गया है, तो इससे पहले मैं बताना चाहूंगा वाटर के बारे में। जल बहुत ही महत्वपूर्ण एक कंपाउंड है जो इस जीव जगत में आया है, और कमाल की बात यह है कि जो जल है, जो वाटर है, ये हमारे पृथ्वी का है भी नहीं। पृथ्वी की उम्र जो है लगभग 4.5 अरब साल पुरानी बताई जाती है ना। 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड पृथ्वी की उम्र है। कमाल की बात है कि इसमें जो पानी हम लोग पीते हैं उसकी उम्र जो है 12 बिलियन मतलब 12 अरब साल से भी पुराना है। तो जब पृथ्वी 4.5 अरब का है तो उसमें पानी 12 अरब साल पहले कहां से आ गया? क्यों? क्योंकि जो पानी है वो पृथ्वी का है ही नहीं। जब शुरुआत में पृथ्वी बना तब वो सिर्फ आग का गोला था। जो मेट्रॉइड्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं, जो धूमकेतु होते हैं, जो बौने ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, ये क्या करते थे, जो कॉमेट्स होते हैं, ये धरती पर आकर के टकराते थे और इन ग्रहों में पानी होता था, और उनका पानी जो है वो कई अरब साल पुराना है। इनका पानी जब ये धरती पर टकराते थे तो इनका पानी क्या होता था, धरती पे रुक गया, और क्योंकि धरती गर्म था, धरती के गर्म होने की वजह से क्या होता है, जैसे गर्म तवे में पानी को डालोगे तो क्या होता है, छन्न करके नाचने लगेगा और वेपर बन जाएगा। तो वैसे ही हुआ, जो पानी आया, धरती इतना गर्म था कि वो क्या हुआ, सीधा वेपर बन गया। वेपर से क्या बना, बादल बना, और वो बादल बरसने लगा। कई अरब साल तक, कई करोड़ों साल तक कहना चाहिए, लगातार धरती में पानी बरसता रहा, बरसता रहा, बरसता रहा। क्या होगा, बार बार किसी चीज में पानी डालोगे तो धीरे 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 ठंडा होगा, है ना। लेकिन पानी रुकेगा कब? पानी रुकेगा जब अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा। पानी रुकेगा कब? जब अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। 1 मिनट रुकना ना। बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा। तुम बोलोगे सर बॉइलिंग पॉइंट पे तो कैसे पहुंचेगा, है ना। अब देखो क्या हुआ, पहले 101 डिग्री सेल्सियस में क्या होना है, पानी भाप बन जाएगा। तो वो अगर पृथ्वी ज्यादा गर्म है, 100 डिग्री से ज्यादा गर्म है, तो पानी गिरा भाप बन गया, पानी गिरा भाप बन गया। लेकिन 100 डिग्री पे क्या होता है, पानी उबलता है। तो अगर धरती के तापमान जब पहली बार जब पानी धरती पर रुका होगा, उस समय वो बॉइलिंग वाटर था। वो पानी कैसा था, बॉइलिंग वाटर था, उबलता हुआ खौलता हुआ पानी था। जब उसमें पहली बार धरती पर पानी रुका, धीरे 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 कर करके जो है वो पानी जो है वो ठंडा हुआ। अब कमाल की बात है कि इस गर्म होने से क्या हुआ, इस बॉइलिंग वाटर की वजह से क्या हुआ, एक तो जो धूमकेतु आया उसने पानी लाया, तो पानी के साथ साथ कई मिनरल्स, क्योंकि वो फट गया ना, वो आकर के फट गया, तो उसमें जो भी मिनरल, जो भी तत्व प्रेजेंट थे वो सबका सब घुल गया। धरती में जो तत्व प्रेजेंट थे वो सबके सब क्या है, घुल गए। और उन तत्वों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और जब ये तत्व आपस में मिले तो अब पहले पानी में कार्बोहाइड्रेट बनना स्टार्ट हुआ, लिपिड बनना स्टार्ट हुआ, प्रोटीन बनना स्टार्ट हुआ, और इन सब को सूचीबद्ध करके एक मॉलिक्यूल में अरेंज करने का काम करने के लिए पहली बार जो है आरएनए बना। पहली बार जीव जगत में डीएनए पहले नहीं आया, जीव जगत में सबसे पहले आरएनए आया। आरएनए वर्ल्ड की थ्योरी बताई गई, आरएनए ने अपनी प्रतिकृति से जो है डीएनए को उत्पन्न किया। मतलब कि डीएनए का पूर्वज कौन है, आरएनए। डीएनए का पूर्वज आरएनए है। आरएनए ने अपनी प्रतिकृति बना करके अपना ही कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बनाया, और उसने जो है एक डीएनए को उत्पन्न किया, और डीएनए को जिसने जन्म दिया आरएनए, उसी डीएनए का गुलाम होकर रह गया आरएनए। देख रहे हो जीवन की जो विविधता है, इसको समझो। और उसके लिए अब जो है एक लिविंग सेल में हम क्या देखते हैं कि जो डीएनए है वो उसके लिए डबल Z+ सिक्योरिटी दी गई। प्रकृति ने उसको जो है डबल बॉन्डेड का मेम्ब्रेन दिया, है ना। और प्रकृति का नियम है कि जहां जहां डीएनए है वहां वहां डबल मेम्ब्रेन है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए है, डबल मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए है, डबल मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डबल मेम्ब्रेन है। डीएनए कभी भी बिना सिक्योरिटी के नहीं है। लेकिन जिसने डीएनए को जन्म दिया आरएनए, वो जो है उसका सिर्फ एक पीए बन के रहेगा। आ रहे समझ में। और ये जो पानी की मैं बात कर रही हूँ, जो वाटर की बात कर रही है, जबरदस्त मीडियम है।
किसी भी रिएक्टेंट के लिए, फॉर एग्जांपल लैब में तुम जाते हो, लैब में अगर कोई कॉपर नाइट्रेट है, कॉपर नाइट्रेट केमिकल अगर पाउडर के फॉर्म में है, वो रिएक्शन करेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन उस कॉपर नाइट्रेट को पानी में घोल दो, अब वो रिएक्शन करेगा क्या? अब वो करेगा, क्योंकि पानी क्या है? जबरदस्त मीडियम है। वाटर इज अ मोस्ट पावरफुल मीडियम फॉर द रिएक्टेंट। जो है एक बहुत जबरदस्त विलयन है, विलय है, सॉरी, है ना, विलय की विलायक है, विलायक है, सॉल्वेंट है। वाटर इज अ मोस्ट पावरफुल सॉल्वेंट। आ रहे समझ में? तो इसी इन सारे स्टडी को हम लोग कहते हैं बायोमोलिक्यूल कहते हैं, या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? ये स्टडी होता है मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट ऑफ द सेल। एक कोशिका के जब आणविक रूप को, आणविक बोलना चाहिए कि एक मॉलिक्यूल के एस्पेक्ट को जब हम लोग स्टडी करते हैं, उसके अपने जो है स्टडी में लेकर के आते हैं, तो इस ब्रांच को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा जाता है ना। फिर एक चीज होता है टर्म बायोकेमिस्ट्री। बायोलॉजी तो समझ में आता है सर, बायोकेमिस्ट्री क्या है? तो बायोकेमिस्ट्री जो है वह ब्रांच है जहां पे मैं क्या बताया कि ये, जैसे मैंने अभी तुम लोगों को बोला कि एक कोशिका में 5000 रसायन है, उनमें से 3000 रासायनिक अभिक्रियाएं एक साथ हो रही हैं। तो ये जो 3000 रासायनिक अभिक्रियाएं एक साथ हो रही है ना, इसी रासायनिक अभिक्रियाओं का जो रिजल्ट है वो है जीवन। नहीं समझे? समझो एक शहर है, एक शहर में एक शहर बसाने के लिए क्या क्या चाहिए? क्या मैं एक अकेला व्यक्ति शहर बसा सकता हूँ? नहीं बसा सकता। एक शहर में मुझे जो है स्कूल्स चाहिए, मुझे टीचर्स चाहिए, मुझे स्टूडेंट चाहिए, मुझे ऑफिस के वर्कर्स चाहिए, मुझे गेट बनाने वाला चाहिए, मुझे जो है लकड़हारा चाहिए, मुझे बिल्डिंग बनाने वाला भी चाहिए, मुझे जो है नाली की साफ सफाई करने वाला भी चाहिए, मुझे जो है एक पूरा न्यायपालिका चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, नर्सेस चाहिए। एक पूरा का पूरा एक पारिस्थितिक तंत्र बनेगा, तब जाके उसका रिजल्ट क्या होता है? एक शहर बनता है। लेकिन क्या कोई उस शहर के लिए काम कर रहा है? नहीं, कोई भी उस शहर के लिए काम नहीं कर रहा, सब अपने लिए काम कर रहे हैं। ऑफिस कोई व्यक्ति जा रहा है अपने लिए ऑफिस जा रहा है, हॉस्पिटल कोई जा रहा है अपने लिए जा रहा है ना, लकड़ी कोई बना रहा है, लकड़ी काट रहा है, अपना जीवन चलाने के लिए काट रहा है, सब कोई अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इन सबके काम को यदि एक साथ देखा जाए तो क्या बन जाता है? शहर बन जाते हैं। वैसे जो 3000 केमिकल रिएक्शन है, वो रिएक्शन किसी और के लिए नहीं हो रही है, अपने लिए हो रही है, इंडिविजुअल रिएक्शन हो रही है। लेकिन जब ये पूरे रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग एक साथ देखते हैं, तो उनका जो सबका रिजल्ट है, वो रिजल्ट क्या बनाता है? जीवन बनाता है। और यदि कोई भी एक रासायनिक अभिक्रिया में गड़बड़ हुआ, तो क्या होगा? जीवन का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा, और इसी को कहते हैं हम लोग बीमारी। इसी को हम लोग कहते हैं बीमारी कहते हैं, कोई रोग कहते हैं, है ना। क्योंकि तुम देखो, अगर तुम इतना बड़ा 70 किलो का व्यक्ति है, छोटा सा गोली दोगे पैरासीटामोल का, उसका बुखार खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि गड़बड़ी हुई कहाँ थी? गड़बड़ी हुई थी केमिकल रिएक्शंस में, गड़बड़ी हुई थी मेटाबॉलिक पाथवे में, गड़बड़ी हुई थी चयापचयी अभिक्रियाओं में। तो इससे क्या हुआ कि तुमने जो केमिकल्स दिए, उस केमिकल ने उस रासायनिक अभिक्रिया को ठीक कर दिया, और रासायनिक अभिक्रिया जैसे ही ठीक हुआ, जीवन फिर से संतुलन में आ गया, जो व्यक्ति 70 किलो को वापस से ठीक हो गया। ऐसा समझ में? तो जीवन कुछ नहीं है, मेरी नजरों से देखो तो जीवन एक केमिकल रिएक्शन ही है। एक केमिस्ट की नजरों से देखो, केमिस्ट्री के प्रोफेसर की नजरों से देखो, तो जीवन क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्योंकि यदि यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, यदि यह रासायनिक अभिक्रिया कहीं पे विफल हो जाती है, तो जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा, जीवन जहां से आया था वहीं धराशायी हो जाएगा। आया समझ में? तो ये हम लोग इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। यदि मैं किसी बैक्टीरिया के सेल्स को देखूँ, यदि बैक्टीरिया के सेल्स को देखूँ, तो उस बैक्टीरिया में मेरे को क्या दिखाई देता है? अगर मैं एक बैक्टीरिया के कोशिका को देखो, मान के चलो बैक्टीरिया का कोशिका है, तो इसमें 70% सिर्फ पानी है, 70% इसमें क्या है? वाटर है, और बाकी जो 30% है, बाकी ये जो 30% है, ये केमिकल है। ये क्या है? वाटर है। और ये जो 30% है, ये क्या है? केमिकल है। और इन 30% केमिकल में भी 15% तो सिर्फ प्रोटीन है, 15% प्रोटीन होता है, 6% आरएनए होता है, 1% डीएनए होता है, और 4% जो है आयन मॉलिक्यूल होते हैं। मैं तुम लोगों को रटने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं बस तुमको विविधता बता रहा हूँ कि देखो, जो हम लोग भी बोलते हैं ना, हमारे बॉडी के 70% वाटर है, और बाकी जो 30% वो क्या है? केमिकल्स। उन केमिकल्स में भी क्या है? प्रोटीन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। लिपिड्स यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। तो बाकी का पूरा चीज क्या है? केमिकल्स है। आया समझ में? तो ये जो अलग अलग मतलब ये अलग अलग जो बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं, अलग अलग केमिकल बनते हैं, ये जो 30% का ये जो पूरा संरचना बन रहा है, इसी को एक शब्द कहा जाता है सेलुलर पूल। इसी को कहा जाता है सेलुलर पूल। पूल का मतलब क्या होता है?
पूल का मतलब जिसमें पानी भरा रहता है उसी को पूल बोलते हैं ना। तो सेलुलर पूल मतलब कि जो कोशिकीय पूल है उसमें क्या भरा हुआ है, रसायन भरा हुआ है, और साथ में क्या है, पानी है। और इसी पानी की वजह से क्या है, पानी कहा जाता था कार्डल ऑफ लाइफ। जल को क्या कहा गया है, समुद्रों को क्या कहा गया था, कार्डल ऑफ लाइफ, जीवन का पालना कहा गया है, क्योंकि जीवन पहली बार पला ही कहाँ था, समुद्र में। हमारे उत्पत्ति, किसी भी जीवन की उत्पत्ति समुद्र में हुआ है, पता है तुम लोगों को? कभी गौर करना, जैसे जब एक बच्चा पैदा होता है, जब भ्रूण में, जब 1 दिन का बच्चा ऐसे है, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, ऐसे जब उसका पूरा 9 महीने का पीरियड हम लोग देखते हैं ना, तो बीच में जो है 3 से 4 महीने के टाइम पे एक बच्चा जो है उसके गले में गलफड़े होते हैं। ये गलफड़े वैसे ही होते हैं जैसे मछली के होते हैं। ये बताता है हमें कि हमारा जीवन भी किससे उत्पत्ति हुआ है, पानी वाले जीवों से उत्पन्न हुआ है। और इवोल्यूशन भी अगर तुम लोग पढ़ोगे, अभी शायद इवोल्यूशन ही चल रहा है ना, तो इवोल्यूशन भी पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा कि सबसे पहले जो है जीवन समुद्र में बना, कोशिकाएं समुद्र में बनी। पूरा का पूरा जो समुद्र था वो एक जीवंत तो कोशिका की तरह था। उसमें जो है पोरिफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, मोलस्क, इस तरह से जीवन आया। पहली बार जो है जो है स्तनधारी जीव समुद्र से निकल करके बाहर है। लेकिन उससे पहले भी एम्फीबियंस बाहर है। एम्फीबियंस को है उभयचर। उभयचर यानी कि वो जीव जो कि समुद्र में भी रह सकते थे, जो पानी में भी रह सकते थे। ये बताता है, ये बताता है कि जो है जो जीवन है वो कहाँ से आया होगा, समुद्र में आया होगा। क्योंकि जो जीव समुद्र पानी जो है जमीन दोनों में रह सकते थे, तो उनके जो बच्चे हुए होंगे और उनके जो बच्चे हुए होंगे वो पूरी तरीके से जमीन में रहने वाले हुए होंगे, है ना। उनका पानी से कनेक्शन छूट गया, और ऐसे करते करते धीरे धीरे जैसे इवोल्यूशन आगे बढ़ता गया, हमारा पानी से कनेक्शन छूट गया। लेकिन समाप्त नहीं हुआ। हम मैमल्स हैं, हम स्तनधारी जीव हैं। हम कई स्तनधारी जीवों ने जो है वापस से बैकवर्ड इवोल्यूशन करना चाहा और वापस समुद्र में कूद गए, जैसे कि डॉल्फिन्स। डॉल्फिन्स क्या है, डॉल्फिन्स हम मैमल्स हैं, हम मैमल्स हैं, वो भी मैमल्स है, वो भी स्तनधारी जीव, हम भी स्तनधारी जीव हैं, लेकिन वो पानी में रहता है, हम जमीन पर रहते हैं। तो इसको कहते हैं रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, बैकवर्ड इवोल्यूशन, पीछे की ओर इवोल्यूशन, वापस चला गया। तो ये बताता है कि जीवन की शुरुआत कहाँ से। इतनी सारी बातें तुम लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि बायोलॉजी का कोई भी पहला लेक्चर उस चैप्टर की आत्मा होती है। अगर तुम लोग इस चैप्टर की आत्मा को टच कर गए तो इस चैप्टर में फिर जानने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा, समझने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। सारा चीज जो है एक क्यूरियोसिटी पे खत्म होगा। ठीक है, तुम जो है रोज आकर के बैठोगे एकदम मतलब इंटरेस्ट के साथ कि आज कुछ नया जानेंगे। तो बायोलॉजी ऐसा ही है। मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, बायोलॉजी को मैं उस डेप्थ से पढ़ा पाऊंगा, मैं ठाकुर सर से अच्छा तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं उस डेप्थ में पढ़ाऊंगा कि तुम लोगों को बायोलॉजी को देखने का एक नया नजरिया मिल जाएगा। तुम लोग को मैं बताऊंगा कि बायोलॉजी है क्या। ये सिर्फ एनसीईआरटी की कुछ पन्ने नहीं है, ये जीवन का सार है बायोलॉजी। ठीक है, अब ऑर्गेनिक, जब मैंने तुम लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, जीवन है, मैंने कहा था, है ना। तो ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स क्यों मैंने ऐसा कहा था, क्योंकि तुम देख सकते हो कि ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, इसी से पूरा जीवन बना हुआ है ना। और इसी से पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना हुआ है। यही सारी चीजें तो हम लोगों ने पढ़ा, इसी के रहते केमिकल तो हमने पढ़ा है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, पूरा जीवन है। तो अब होता ये है कि एक कोशिका है, उस कोशिका में इतने सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। मान के चलो अगर तो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, तो केमिकल आ कहां से रहा है, केमिकल बना रहा होगा। तो यदि कम पड़ जाए तो क्या होगा, केमिकल बाहर से मंगा लेगा। और यदि ज्यादा बन जाए तो उसको क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। क्योंकि यदि जो है कम पड़ गया तब भी जो है सम स्थिति बिगड़ जाएगा, और यदि ज्यादा हो गया तब भी सम स्थिति बिगड़ जाएगा। तो कोशिका क्या करता है, 3 तरीकों से अपने जो केमिकल्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है, जिसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पाथवे कहते हैं। जैसे तुमने सुना होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब कि ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें ऊर्जा की खपत नहीं होती। इसमें जो है अणु, जो मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, परमाणु हैं, आयन्स हैं, ये क्या होते हैं, अपने अधिक सांद्रता से अपने निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं। सांद्रता प्रवणता के बारे में पढ़ा है आपने। दूसरा तरीका क्या है, कुछ आयन्स मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो चार्ज रहते हैं, जिनमें जैसे कि सोडियम इसमें क्या है, चार्ज है। तो यदि इसको लिपिड के आर पर करा दो, लिपिड की मेम्ब्रेन में डैमेज हो जाएगा। लिपिड की मेम्ब्रेन में डैमेज हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, इसको लिए एक अलग से रास्ता बनाना पड़ेगा। तो लिपिड की मेम्ब्रेन क्या करती है, कुछ चैनल्स बनाती है, और उस चैनल से ये अपने अधिक सांद्रता से अपने निम्न सांद्रता की ओर जाता है, अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है। तो इसको कहा जाता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, है ना। इसमें हमने ऊर्जा की खपत नहीं की, हमने इसमें बस एक माध्यम दिया।
हमने एक अलग से रास्ता दिया, फैसिलिटी प्रोवाइड किया, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तीसरा तरीका होता है कि यदि कोई केमिकल जो है यहाँ पे कम है लेकिन नुकसान पहुंचा रहा है और बाहर में ज्यादा है, लेकिन तो मेरे को कम से ज्यादा की ओर लेके जाना है, तो मेरे को नेचुरल प्रोसेस अलाउ नहीं करेगा। क्योंकि नेचुरल क्या कहता है कि झरना जो है ऊपर से नीचे बहता है, कभी नीचे से ऊपर झरना बहते देखा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज क्या होता है अपने अधिक से अपने कम की ओर आता है। मेरे को इसको कम से अधिक की ओर ले जाना है तो मेरे को क्या बोलना पड़ेगा? ऊर्जा की खपत करनी पड़ेगी। और ऊर्जा जो है एनर्जी करेंसी क्या है शरीर में? ऊर्जा के सिक्के क्या है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मेरे को ऊर्जा खपत करना पड़ेगा, और जब मैं इसको ऊर्जा खपत करके देता हूं तब इस ट्रांसपोर्ट को क्या बोलता हूं मैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आया 3 प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन समझ में? ठीक है, तो ये होता है। और ये सारी चीजें जो पूरा ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, ये सारी चीजें अंत में क्या बनाते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बनाते हैं, मेटाबॉलिक पाथवेज बनाती हैं। और मेटाबॉलिक पाथवेज 2 प्रकार के हो सकते हैं, कैटाबॉलिज्म हो सकता है और एनाबॉलिज्म हो सकता है। कैटाबॉलिज्म यानी कि जब कोई मॉलिक्यूल टूट रहा हो, किसी के कैटाबॉलिज्म यानी काट देना, है ना? अगर कोई मॉलिक्यूल टूट रहा हो तब क्या होता है? कैटाबॉलिज्म होता है। और अगर कोई मॉलिक्यूल टूटता है तो क्या रिलीज होता है? एनर्जी रिलीज होता है। और अगर कोई मॉलिक्यूल बन रहा हो तो उसे क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म कहेंगे। तो इसमें क्या होगा? एनर्जी तुमको लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो मॉलिक्यूल्स जो हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल, दूसरा होता है मैक्रो मॉलिक्यूल। अभी कुछ नहीं लिखवा रहा हूं, अभी बस सुनो, अभी बस कहानी सुनो, ठीक है? जब लिखवाने का होगा मैं बराबर नोट्स बनवाऊंगा। माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है कि इनमें इनका जो वजन है इसका डिफरेंस है। और इनको वजन को नापने की यूनिट होती है डाल्टन। इनका जो वजन को नापने की यूनिट है ये क्या है? डाल्टन है। कहा गया जाता है कि जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है 18 से 800 डाल्टन तक का होता है ना? तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स का वजन कितना होना चाहिए फिर? 1000-2000 होना चाहिए? नहीं, 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है तब इसको हम लोग माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहेंगे। और अगर 800 डाल्टन तक होता है तो इसको माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहेंगे। ठीक है, अब जो है अब आते हैं हमारी प्रिय पुस्तक एनसीईआरटी पे। अब आते हैं हमारी प्रिय पुस्तक एनसीईआरटी पे। तो ये क्या कहता है? ये कहता है हम लोगों की आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ द सेम केमिकल दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड। मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, वो सेम केमिकल से ही बने हुए होते हैं, सेम केमिकल से। मतलब कि यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो गाय है, बतख है, कुत्ता, मुर्गी, बिल्ली, बकरी, है ना? ये सारे क्या मेरे में जो केमिकल्स हैं क्या इनमें भी वही केमिकल प्रेजेंट है? तो एनसीईआरटी यहाँ पे इस बात को करती है। और एनसीईआरटी इस चीज को बताने के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल पेश करती है कि ये जो टेबल है यहाँ पे अर्थ क्रस्ट यानी कि भूमि पे, है ना, धरती पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है और ह्यूमन बॉडी में जो एलिमेंट प्रेजेंट है, जब इसको देखा गया तो देखो हाइड्रोजन दोनों में, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ये सारे के सारे एलिमेंट धरती में भी प्रेजेंट है, ये सारे के सारे एलिमेंट ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है। इसीलिए जो है बहुत अच्छी बात कही गई है कि मिट्टी का मनुष्य मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी का मनुष्य मिट्टी में मिल जाता है ना? धरती पाई ले लेगी तुमसे, एक एक केमिकल। तुम ये शरीर जो बनता है किस चीज से बनता है? तुम जो खाते हो क्या वही मांस नहीं बनता? वही हड्डियां नहीं बनती? वही हमारे जो है टिश्यूज नहीं बनाते? जो खाते हैं हम वही तो बनाता है ना। इसीलिए कहा जाए अच्छा खाओगे तो हष्ट पुष्ट शरीर होगा, और नहीं खाओगे तो शरीर कैसे बनेगा? तो ये सारी चीजें जो खा रहे हो वो कहाँ से आ रही है? पेड़ से आ रही है। पेड़ को कहाँ से मिल रही है? पेड़ को तो जमीन से मिल रहा है ना। तो एक एक तत्व जब मरोगे, मिट्टी एक भी चीज को लेकर जाने नहीं देगी, एक एक चीज का पाई हिसाब कर लेगी, अणु से अणु, जितना अणु तुमको दी है अणु पे अणु का हिसाब कर लेगी, एक एक एलिमेंट, एक एक कंपाउंड का हिसाब कर लेगी, और कोई भी चीज को वापस नहीं जाने देगी। क्योंकि जब हम मनुष्य को क्या करते हैं, या तो दफना देते हैं, मरने के बाद ये जला देते हैं, तब भी क्या होता है कि वो जो राख बचता है वो राख है क्या? वो राख वो केमिकल्स ही तो है, वो मिनरल्स ही तो है। और यदि दफना देते हैं तो उसमें तो वो उसमें भी वो सारी चीजें कहाँ चली गई? मिट्टी में ही तो चली गई, है ना? इसलिए कहा गया कि मिट्टी का मनुष्य आखिर अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। तो अब इसका क्या तरीका है देखो। अगर जो है अगर हम लोग कोई केमिकल एनालिसिस, इफ यू परफॉर्म सच एनालिसिस ऑन प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और माइक्रोबियल पेस्ट, वी ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट। अगर जो है किसी भी प्लांट टिश्यू पे, एनिमल के टिश्यू पे, या किसी भी माइक्रोबियल पेस्ट पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमको क्या मिलता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ चीजें मिलती हैं। वो कुछ चीजें क्या है यहाँ पे है।
और ये देखा गया कि जो चीजें जो है लिविंग बीइंग में प्रेजेंट है वही चीजें क्या है धरती के मिट्टी में भी प्रेजेंट है, वही चीजें अर्थ के क्रस्ट में भी प्रेजेंट है। अब इस टेबल से एनसीईआरटी क्वेश्चन कैसे बनाएगा देखो, इसमें लिख सकते हैं क्या हम लोग, देखो हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा ह्यूमन बॉडी में क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है, धरती में कम है, एक एमसीक्यू। दूसरा क्या, धरती में क्या प्रेजेंट है सबसे ज्यादा, धरती में सबसे प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा प्रेजेंट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, ये दूसरा एमसीक्यू। और देखो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन, ये जो चार एलिमेंट हैं ये धरती में ज्यादा प्रेजेंट है और ह्यूमन बॉडी में ऑलमोस्ट कम है, ना के बराबर है ना, मतलब है तो सब लेकिन क्या है कुछ ज्यादा है कुछ कम है। तो ये पूछ सकता है, ये तीसरा एमसीक्यू कि कौन कौन से एलिमेंट जो है वो ह्यूमन बॉडी में कम है और जो है धरती पे ज्यादा है। नाइट्रोजन देखो धरती में बहुत कम है लेकिन ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है, तो ये चौथा एमसीक्यू कि धरती में कौन सा कम है और ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है, ठीक है। तो इस टेबल से इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, आया समझ में, तो ये हो गया। नेक्स्ट स्लाइड देखो क्या बोलता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन टू लिस्ट, इन एब्सोल्यूट टर्म नो सच डिफरेंसेस कुड बी मेड। अगर हम लोग मोटा मोटी बात करें तो कोई भी अंतर हम लोग नहीं बता सकते, क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि जो एलिमेंट धरती में प्रेजेंट है वही एलिमेंट ह्यूमन बॉडी में भी प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम लोग इनके कंपोजिशन के बारे में बात करें कि कौन ज्यादा कौन कम प्रेजेंट है, तब हम लोग कुछ बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं कि अबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी में, है ना। यहाँ पे देखो ये 0.5% है, 18.5 प्रेजेंट है, लेकिन धरती में ये कम है। तो ह्यूमन बॉडी में अगर हम लोग बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन का अबंडेंस क्या है ज्यादा। तो ये लिस्ट में ये बात में एनसीईआरटी भी बात करता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। 4 क्वेश्चन मैंने निकाल के बताया, इस लिस्ट को तुम लोग क्या करते हैं इग्नोर मार देते हो, है ना, देख करके इस लिस्ट से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। मैं बता रहा हूँ अगर क्वेश्चन बना तो इस लिस्ट में इन्हीं सबसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अगली बात देखो, अब कैसे पता करेंगे, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैसे पता करेगा, कुछ नहीं करना है। कोई भी खीरा, गाजर, पत्ता कुछ ना मिले तो कोई लिवर का टिश्यू, किडनी का टिश्यू, ठीक है, उसको क्या करना है रिवर और मोटर में इसमें पीस लेना है, ठीक है। ये क्या है, ये है तुम्हारा पिस्टल है और ये मोर्टर है ना, तो मोर्टर और पिस्टल लेके उसको अच्छे से पीस लेना है, अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद क्या करना है, उसको ग्राइंड करने के बाद एक स्लरी बन जाएगा, इस तरह का पेस्ट बन जाएगा। उस पेस्ट को एक जो है कॉटन चीज क्लॉथ लेना, मतलब कि चीज क्लॉथ एक पतला कपड़ा होता है या कॉटन का क्लॉथ लेना, उसमें डाल के अच्छे से छान लेना, अच्छे से छान लगा और मिक्स किसमें करना है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में, ठीक है। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में इसको मिक्स करना और इसको अच्छे से छान लेना। छान लोगे तो क्या होगा, नीचे कुछ जमा हो जाएगा, है ना, और जो नहीं छानेगा वो कपड़े में बच जाएगा। तो जो है नीचे गिर गया वो क्या है, फिल्ट्रेट है, जो कपड़े में बच गया वो क्या है, रिटेंटेड है, जो कपड़े में गिर गया वो रिटेंटेड है। इस प्रकार से करना है। अब देखो क्या बोलता है इसमें कि टेक एनी लिविंग टिश्यू, वेजिटेबल और पीस ऑफ लिवर एटसेट्रा, कुछ भी लेना है हमको लिविंग टिश्यू, और उसको अच्छे से ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ पीस लेना है। पीस लेने पे क्या हो जाएगा, स्लरी मिल जाएगा। एक एक लाइन तुमको एनसीईआरटी की दिखा रहा हूं मैं ना, ये सारी लाइन एनसीईआरटी में लिखे, तुम ये नहीं बोल सकते सर एनसीईआरटी कवर नहीं किए हैं। एक एक लाइन हम लोग एनसीईआरटी कवर करेंगे। तो वो स्लरी हो गया, उसको चीज क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ में कर लेना। तो एक जो 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 छन जाएगा, जो छन के गिर जाएगा वो क्या है, फिल्ट्रेट है, जो कि एसिड सोल्यूबल पूल है, वो एसिड में घुल गया होगा इसीलिए तो छना, है ना। और जो नहीं छन पाया वो क्या है, रिटेंटेड है, उसको एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन बोल रहे हैं हम लोग। थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्रेजेंट इन द एसिडिक सोल्यूबल पूल नोन एज बायोमोलिक्यूल्स। मतलब कि ये जो एसिड सोल्यूबल पूल है इस फिल्ट्रेट में कई हजार केमिकल्स प्रेजेंट हैं और इन्हीं केमिकल्स को क्या बोल रहे हैं हम लोग, बायोमोलिक्यूल्स बोल रहे हैं। आया समझ में। और इसमें कौन से बायोमोलिक्यूल्स आएंगे, कौन छाना होगा, माइक्रो की मैक्रो, माइक्रो जो छोटा है, तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स इसमें छन गए होंगे, तो इसमें क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। और द बायोमोलिक्यूल्स व्हिच आर इनसोल्यूबल इन एसिड एंड हैव वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट आर बायोमैक्रो मॉलिक्यूल्स। जो इस कपड़े में रह गए वो क्या है, बायोमैक्रो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो ये बात एनसीईआरटी यहाँ पे कहता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म है ऑल्सो गॉट इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड कंपाउंड इन देम। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उनमें भी क्या है, उनमें क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक तो है, ऑर्गेनिक के अलावा इनऑर्गेनिक होता है। तुमको पता है हमारे बॉडी में आयरन है, हीमोग्लोबिन में आयरन है। आयरन क्या है, ऑर्गेनिक है क्या, नो, इट इज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तुमको पता है हमारे बॉडी में जो है
मैग्नीशियम के भी कई तत्व हैं, तो ये भी क्या है, इनऑर्गेनिक है। तो जितने भी मतलब इनऑर्गेनिक चीजें हैं, जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है बॉडी में, जैसे कि कोबाल्ट भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, पता है क्या तुम लोगों को? विटामिन B12 क्या होता है, साइनोकोबालामाइन, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है ना, तो उसमें क्या है हम लोगों को, ये सारी चीजें क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये कैसे पता चलता है, ये ऐसे पता चलता है कि देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म लेना है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें क्या कर रहा है, जैसे पत्ता लिया या लीवर लिया, कुछ भी लिया, उसको अच्छे से सुखा लो, सुखा लेने के बाद क्या कर दो, जला लो। तो मतलब जब ये गीला रहेगा ना, तो जब गीला रहेगा तो उसमें क्या है, पानी भी है, तो उसको कहा जाता है वेट, वेट कहा जाता है, से अ लीव और लीवर एंड दिस इज कॉल्ड वेट, वेट, गीला भार, है ना। जब तक उसमें पानी है, जब तक वो जो है टिश्यू है फ्रेश है, तब उसका भार लोगे, उसको क्या कहा जाएगा, गीला भार कहा जाएगा, वेट, वेट कहा जाएगा। और उसको सुखा लो, सुखा लेने के बाद पानी क्या होगा, वेपोरेट हो जाएगा, तो पत्ता कुछ इस प्रकार से दिखेगा, है ना, सूखा पत्ता दिखेगा, उसको कहा जाता है ड्राई वेट कहा जाता है। अब इस पत्ते को जला दो, अब इस पत्ते को जला दो, जला देने पर क्या बचेगा, राख बचेगी। और इस राख का जब तुम एनालाइज करोगे, तब इसमें तुम लोगों को कई सारे एलिमेंट्स दिखाई पड़ेंगे। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ दिस टिश्यू इज फुली बर्न, ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ ड्राई टिश्यू ऑल द कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज। जितने भी कार्बन के कंपाउंड होते हैं, तुमको मैंने बताया था, जब भी हम लोग हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल जाता है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन तो निकल गया। और अगर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही पूरा लाइफ बना था, तो ये बचा वो क्या है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन तो पानी का भाप और जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल गए ना, तो नहीं बचना चाहिए था कुछ, पर कुछ तो बचा है, और जो बचा है वो हाइड्रोकार्बन नहीं हो सकता, हाइड्रोकार्बन नहीं है तो क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आया समझ में? लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव आल्सो इनऑर्गेनिक एलिमेंट, तो ये क्या है, द एस कंटेंट्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट लाइक कैल्शियम। तो कौन कौन सी चीजें होती हैं, देखो, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर, और कुछ कंपाउंड जैसे इनके NaCl, फॉस्फेट, सल्फेट, तो ये सारे कंपाउंड्स होते हैं। ये टेबल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये सारे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। समझ में आया? चलो नेक्स्ट बात करते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स मैंने क्या बताया कि दीज जो फीचर है, ये जो एसिड सोल्यूबल पूल है, एसिड सोल्यूबल पूल जो छन्नी से छन गया, छन्नी से जो छन करके गिर गया, छोटे मॉलिक्यूल्स है, तो वो क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल्स है। तो इनका वजन, एक और MCQ देखो, अराउंड 18 से 800 डाल्टन। एक MCQ पूछा जाएगा नीट में कि बायोमोलिक्यूल्स को कौन से यूनिट में नापा जाता है, डाल्टन में नापा जाता है। माइक्रोमोलिक्यूल्स का जो है भार कितना होता है, 18 से 800 डाल्टन होता है, ठीक है। दूसरा, जो दोज मॉलिक्यूल विच है मोलिकुलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन, ठीक है, आर रिफर्ड एज बायो आर माइक्रोमोलिक्यूल। मतलब कि 1000 डाल्टन से 18 से 800 बोला ना, यानी कि 1000 डाल्टन से क्या है, कम है। तो 1000 डाल्टन से जिसका वजन कम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स कहा जाता है। सेकंड MCQ, एनसीईआरटी खोल के बैठे हो ना, लाइन मारते जाओ, MCQ लिखते जाओ, उसमें वहीं से पूछा जाएगा। कहानी सुन रहे हो बैठ के मस्त। एक एक लाइन तो हमारे एनसीईआरटी से है ना। अब बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या कहा जा रहा है हम लोग, ये जो चीज क्लॉथ है, ये जो फिल्ट्रेट है, इसमें जो मॉलिक्यूल रह गया है ना, जो नहीं छना, उसका भार क्या होगा, उसका भार 1000 डाल्टन से ज्यादा होगा, इसलिए वो नहीं छना। तो ये इनमें कौन कौन से, इसमें 4 प्रकार के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। अगेन एक MCQ, वो कौन से 4 प्रकार के मॉलिक्यूल्स हैं जो है रिटेंटेड में बच जाते हैं। तो रिटेंटेड प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, पॉलीसेकेराइड है, लिपिड। बट वेट वेट वेट, लिपिड, लिपिड का वजन जो है 800 डाल्टन से अधिक नहीं होता। तो फिर ये मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्या कर रहा है ये दोगला है ना, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, लिपिड्स का क्या है। अब देखो अगेन, ये नीट में, एम्स में, जिपमर में, AFMC में कई बार पूछा गया है कि लिपिड्स इज माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल। सबको लगता है कि लिपिड क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल वाले के साथ है, मतलब छन्नी के ऊपर रह गया है तो मैक्रो होगा, है ना। लेकिन लिपिड माइक्रो, और अगर लिपिड माइक्रो है तो यहाँ क्या कर रहा है, वो छना क्यों नहीं, वो छना इसलिए नहीं क्योंकि लिपिड क्या होता है, लिपिड क्या होता है तुम्हारा, वो कुछ इस प्रकार से जमा हुआ रहता है। एक मेम्ब्रेन जो होता है, वो मेम्ब्रेन में लिपिड क्या है, इस प्रकार से जमा हुआ होता है ना। तो हम लोग देखते हैं कि लिपिड में 2 चीजें होती है, एक हेड होता है, दूसरा
टेल होता है, और जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, जल नहीं होता है। जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, जल विरोधी होता है। तो जब तुमने टिश्यू को काट दिया, बढ़िया छान दिया, मिक्सर में पीस दिया, ग्राइंडर में ग्राइंड कर दिया, तो क्या हुआ, लिपिड की मेम्ब्रेन टूट गई। लिपिड की मेम्ब्रेन टूट गई, लेकिन तो ये जो टेल वाला पोर्शन है, ये तो इसको तो जल से डर लगता है, इसको पानी से डर लगता है, तो ये क्या करेगा, मान के चलो यहां से टूटा, तो ये क्या करेगा, ऐसा करके मोड़ के फिर से गोल बन जाएगा, है ना, मोड़ के गोल बन जाएगा, और हेड वाला पोर्शन को एक्सपोज कर देगा ताकि पानी अंदर ना आ सके। तो लिपिड जैसे पहले बड़ा झिल्ली था, जैसे ही टूटा तो छोटे 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 क्या करेंगे, ऐसे गोल गोल ड्रॉपलेट बना लेंगे, ठीक है। और ये ड्रॉपलेट के कारण क्या हो जाएगा, इनका साइज तो बड़ा हो जाएगा, वजन नहीं बढ़ेगा। और हम लोग छोटा या बड़ा किस पे नाप रहे हैं, वजन पे नाप रहे हैं ना, तो इनका साइज तो बड़ा हो जाएगा, तो साइज बड़ा होने की वजह से छन्नी से ये छनेगा नहीं, आया समझ में। तो इसलिए लिपिड यहाँ पे है माइक्रोमोलिक्यूल्स के पास, आया समझ में। जितनी डेप्थ से मैं बता रहा हूँ बायोलॉजी, इतनी डेप्थ से कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है। एक एक चीज का रीजन है, एक एक चीज एनसीईआरटी में जो चीजें लिखी हैं कबीर के दोहे जैसे लिखी है, बायोलॉजी में स्पेशली, ठीक है। कि जैसे वो बहुत एक अच्छा दोहा मेरे को अच्छा लगता है कि निंदा के नीरे राख किए आनंद कुटी चबाए, बिन साबुन बिन निरमा दिए दियो दितो नहाए। मतलब क्या कि अपने जो बुराई करता है जो इंसान, उसको हमेशा अपने पास रखना चाहिए, है ना। मतलब आपका जो बुराई करता है हमेशा, ये ऐसा है वैसा है, तो उसको हमेशा उससे दोस्ती बना के रखो। क्यों, क्योंकि वो तुम्हारी बुराई करेगा तो तुम आकलन करो फिर खुद का कि वो जो बुराई कर रहा है वो सही है क्या, और सही है तो उसको दूर करो। तो दूर करो मतलब कि क्या बोला, बिन साबुन बिन निरमा के, है ना, मतलब बिना साबुन बिना निरमा के आपका चरित्र इतना साफ हो जाएगा, क्योंकि वो बताएगा ना, वो देख सकता है आपके अंदर का बुराई, तो वो देख सकता है, वो बताएगा कि ये तेरे में ये बुराई है, वो बुराई है, धीरे धीरे दूर करते जा, दूर करते जा, क्या तुम दुनिया के सबसे अच्छे साफ सुथरे इंसान बन जाओगे, है ना। बहुत अच्छा लगता है दोहा मेरे को। तो कहने का मतलब, कबीर का दोहा रहता है 2 लाइन का, लेकिन उसका जो एक्सप्लेनेशन रहता है वो पन्ना भर का। वैसे ही एनसीईआरटी जो चीजें बताती हैं वो लाइन तो लिखती है दोहे के टाइप से, उसका एक्सप्लेनेशन रहता है पन्ना भर का। इसलिए मेरे को इतनी सारी बातें तुम लोगों को यहाँ पे बता दी। इतनी बातें मैं केमिस्ट्री में पढ़ाता तो नहीं बताता, है ना, लेकिन बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं तो इतनी बातें करना जरूरी है। तो कौन कौन से 4 चीजें हम लोग को देखने का, प्रोटीन, न्यूक्लिक, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, है ना, और लिपिड। तो लिपिड इसमें से माइक्रोमोलिक्यूल से याद रखोगे, क्लियर है क्या। द बायोमोलिक्यूल्स विच आर इनसॉल्युबल इन एसिड एंड हाई मोलिकुलर वेट, मतलब कि क्या है, जो एसिड में इनसॉल्युबल है और उनका वेट ज्यादा है। अगेन मैं बता रहा हूं, क्राइटेरिया यहाँ पे छोटा या बड़ा का साइज नहीं है, वजन है, वेट है ना। हाई मोलिकुलर वेट आर कर बायो माइक्रो मोलिक्यूल्स, तो दे हैव मोलिकुलर वेट अबव 10,000 डाल्टन। माइक्रो के लिए क्राइटेरिया 1000 से कम होना चाहिए, लेकिन मैक्रो के लिए क्या है, 10,000 डाल्टन। एक और एमसीक्यू, 10,000 डाल्टन से ऊपर, मैंने जो जो एमसीक्यूज आते हैं लाल कलर से ऑलरेडी हाईलाइट करो है इसमें, ठीक है। अबव 10,000 डाल्टन एक्सेप्ट लिपिड, एक्सेप्ट लिपिड। तो क्या है, लिपिड क्या है यहाँ पे, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल से। अब तुमको अब ये भी पता है कि लेकिन ये मैक्रो के साइड क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है ना। तो एग्जाम्पल में क्या है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसेकेराइड। तो बच्चे क्या करते हैं, कई बार एमसीक्यूज आता है, एमसीक्यूज में ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, ये 4 ऑप्शन रहता है। तुम लोग यहाँ पे पढ़े रहते हो, चारों को सही आंसर लगा के बढ़ जाते हो, लेकिन बायो जो है माइक्रो मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, इसमें 3 ही है ना, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसेकेराइड। अब आ रहा है समझ में एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना होता है। एनसीईआरटी को इस तरीके से डिटेल से पढ़ना होता है, तब जाकर के एमसीक्यूज तुमसे गलत नहीं होंगे। द मोलिकुलर वेट ऑफ लिपिड्स आर बिलो 800 डाल्टन, है ना, 800 डाल्टन से कम है, बट इट इज इंक्लूडेड इन बायो माइक्रो मोलिक्यूल्स। वाई, इसलिए क्योंकि लिपिड्स आर स्मॉलर मोलिकुलर वेट कंपाउंड से, इट इज प्रेजेंट एज सच इन सेल्स एंड ऑल्सो द चीफ कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनेल्स। लिपिड क्या होता है, यह जो है कोशिका की एक मूलभूत संरचना का हिस्सा होता है, और ये कोशिका में वैसे ही प्रेजेंट रहता है जैसा कि ये बाहर प्रेजेंट रहता है ना। कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनेल, ये सेल मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेल में एक जैसा, मतलब कि क्या सेल मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेल में एक जैसा का क्या मतलब, सेल मेम्ब्रेन में लिपिड की कितनी लेयर प्रेजेंट है, बाइलेयर प्रेजेंट है, लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट है। तो अगर कोई सेल ऑर्गेनेल्स है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लिक एसिड का जो मेम्ब्रेन है, यदि उस न्यूक्लिक एसिड के मेम्ब्रेन में भी लिपिड प्रेजेंट है, तो वो लिपिड वहां पे सिंगल लेयर होगी कि डबल लेयर होगी, डबल लेयर होगी, बाई लेयर होगी। तो लिपिड चाहे कहीं के भी मेम्ब्रेन में उपस्थित हो, चाहे वो जो है कोशिका का हिस्सा हो या कोशिका अंग का हिस्सा हो, वो हमेशा एक जैसे ही प्रेजेंट रहेगी, उसमें तुमको बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। आया समझ में। तो ये बात कह रहा है एनसीईआरटी यहाँ पे।
तो वाइल वी ग्राइंड टिश्यू, जब हम एक टिश्यू को ग्राइंड करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन आर ब्रोकन, तब कोशिका झिल्ली और बाकी की झिल्लियां क्या होती है, टूट जाती हैं, एंड ब्रोकन इनटू पीसेस एंड फ्रॉम फॉर्म वेसाइकल विच आर इनसॉल्युबल इन एसिड। तो ये क्या होते हैं, टूट जाती हैं। और क्योंकि लिपिड के में हमने देखा कि हेड वाला पोर्शन है, टेल वाला पोर्शन है, टेल वाला पोर्शन हाइड्रोफोबिक होता है, इसके कारण क्या होता है, टेल अपने आप को बचाने के लिए हेड को एक्सपोज करके एक वेसाइकल बना देता है, गोले बना देता है, और ये जो वेसाइकल्स बनते हैं ये एसिड में इनसॉल्युबल होते हैं। ऐसा समझ में। तो ये बात यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिख करके तुमको हाईलाइट करके भी दिया है, ठीक है। दिस वेसाइकल गेट सेपरेटेड अलॉन्ग विथ एसिड इनसोल्यूबल पूल, और ये जो वेसाइकल बने जब छाना जाता है तब क्या होता है, जो एसिड इनसोल्यूबल वाला फ्रैक्शन है, जो तुम्हारा मैक्रोमोलिक्यूल्स है, उनके साथ रह जाता है, हेंस इंक्लूडेड इन द मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन। और इसी कारण से क्या है, ये मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन में प्रेजेंट है ना। लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल, तीसरी बार एनसीईआरटी खुद बता रहा है, इसके बाद भी तुम लोग गलती करोगे, ठीक है। लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल, लिपिड मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। कम से कम 10 से ज्यादा बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि जो एसिड सोल्यूबल पूल है वो क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को, और द मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स बिकम द एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। मतलब कि जब एक कोशिका है, एक कोशिका में क्या है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, एक चीज होता है प्रोटोप्लाज्मा होता है और साइटोप्लाज्मा होता है ना। क्या डिफरेंस है, हाँ प्रोटोप्लाज्मा में मतलब बाकी ऑर्गेनेल को ले लेते हैं, और तुम बताओ हर्षिता, साइटोप्लाज्मा प्रोटोप्लाज्मा में क्या डिफरेंस है, तुम बताओ। मानसी कौन है, किसका नाम है मानसी, तुम बताओ। साइटोप्लाज्मा प्रोटोप्लाज्मा में कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा। अगर जब जो है साइटोप्लाज्मा सिर्फ क्लियर फ्लूइड है ना, सिर्फ फ्लूइड है, तब वो साइटोप्लाज्मा है। और उस साइटोप्लाज्मा में जब तुम ऑर्गेनेल डाल देते हो, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया डाल दिए, उसमें राइबोसोम डाल दिए, उसमें आरएनए डाल दिए, उसमें जो है गोल्गी बॉडी डाल दिए, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डाल दिए, मतलब सेल के सारे कंपोनेंट जब डाल दिए तब वो प्रोटोप्लाज्मा बन जाता है, ठीक है। और जब सारे कंपोनेंट निकाल दिए, जब सिर्फ फ्लूइड बचा है, तब वो साइटोप्लाज्मा बन जाता है। आया समझ में। साइटोसोल होता है बिना मेम्ब्रेन का, मतलब कि जब हम लोग एक कोशिका के मेम्ब्रेन को हटा देते हैं तब जो है एक जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग बोल रहे हैं साइटोसोल, प्रोटोप्लास्ट एंड साइटोसोल, ठीक है। वो है वो है। तो ये हो गया हमारे पास माइक्रोमोलिक्यूल्स, ऑर्गेनेल्स बिकम। तो जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो क्या हो गए, एसिड इनसॉल्युबल पूल हो गए, और जो छन करके आया वो क्या हो गया, एसिड सोल्यूबल पूल हो गया। वो एसिड सोल्यूबल पूल क्या बता रहे हैं, साइटोप्लाज्मा बता रहे हैं, बिना ऑर्गेनेल्स जो बचा रहे हैं वो क्या है, साइटोप्लाज्मा में, है ना। तो दोनों को एक साथ मिला करके क्या बोल सकता हूं मैं, एक पूरा सेल्स बता रहे हैं वो, है ना। टुगेदर दे रिप्रेजेंट द एंटायर केमिकल कंपोनेंट ऑफ द टोटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू और ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये हो गया हमारे पास साइटोप्लाज्म। और मतलब ये पूरे ऑर्गेनल्स जो दिख रहे हैं, ये ऑर्गेनल्स छन करके कहाँ आ गए, छन्नी में आ गए, और जो इसमें फ्लूइड है वो फ्लूइड छन करके कहाँ आ गया, नीचे आ गया, ठीक है। तो दोनों को वापस से मिला दूं मैं, तो एक कोशिका में जो कुछ यहाँ था वापस से मिल जाएगा क्या, तो वही बोल रहा है कि टुगेदर दे रिप्रेजेंट द एंटायर केमिकल कंपोनेंट। एक साथ क्या कहता है वो, पूरा टुगेदर एक एंटायर केमिकल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। यहाँ पे विच इज द मोस्ट एबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे एबंडेंट क्या होता है, 70% मैंने बताया क्या होता है, वाटर होता है। तो सबसे ज्यादा कंपोनेंट क्या है, वाटर। वाटर के बारे में अब कुछ चीजें ध्यान रखनी है, क्या कि वाटर क्या है, तुमको मैंने केमिस्ट्री में पढ़ाया है कि वाटर क्या है, पोलार मॉलिक्यूल, ध्रुवीय मॉलिक्यूल है ना। इसमें क्या होता है, पोलैरिटी होती है, माइनस एंड प्लस चार्जेस होते हैं। वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है कोहेजन। कोहेजन मतलब कि अपने मतलब वाटर जो है खुद के खुद, जैसे कार्बन है, कार्बन कार्बन ऐसे जुड़ सकता है, वैसे वाटर का मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ सकता है। वाटर का मॉलिक्यूल का एक और प्रॉपर्टी होती है एडहेशन। एडहेशन यानी कि जो वाटर नहीं है, वाटर उससे भी जुड़ सकता है। और तीसरा है हाई स्पेसिफिक हीट। वाटर में जो है स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होता है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। और वाटर जो है 4 डिग्री के तापमान पे हाईएस्ट डेंसिटी दिखाता है। वाटर की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि एट 4 डिग्री सेल्सियस, क्या है
उसका डेंसिटी सबसे अधिक होता है। कैसे? 0 डिग्री के तापमान पे पानी क्या होता है? बर्फ जम जाता है ना। और 4 डिग्री के तापमान पे पानी पानी ही रहता है ना। तो ठोस का घनत्व ज्यादा होता है कि लिक्विड का घनत्व ज्यादा होता है? लिक्विड का घनत्व ज्यादा होता है। सॉलिड का घनत्व ज्यादा होता है ना, डेंसिटी बच्चे। डेंसिटी किसका ज्यादा रहता है? सॉलिड का ज्यादा रहता है ना। लेकिन बर्फ को पानी में डाल दो, बर्फ क्या होता है? तैरने लगता है। तो अगर उसकी घनत्व ज्यादा है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो उसको डूब जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? कारण यह है कि वाटर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो 4 डिग्री के तापमान पे हाईएस्ट डेंसिटी दिखाता है, और जब तापमान 0 डिग्री हो जाए तब क्या हो जाएगा? डेंसिटी कम हो जाएगा। और डेंसिटी कम हो गई, यही कारण है कि बर्फ जो है पानी में तैरता है। यही कारण है कि बर्फ जो है पानी में तैरता है। आया समझ में? तो अगेन एक चीज, तो वाटर की ये इंपॉर्टेंट बात है। अब एक आपने देखा होगा कि नदी बहती है। अरे सर, नदी कहाँ से आ गया बीच में? है ना, नदी ही तो बहती है, जमीन थोड़ी बहता है है ना। नदी बहती है क्यों? ये आया इसलिए क्योंकि वाटर की एक प्रॉपर्टी मैं बताना चाहता हूँ, कोहेजन। कभी ऐसा सुना है क्या जमीन बह करके आ गई करके? जमीन भी बहेगी तो कब बहेगी? पानी के साथ ही बहेगी, है ना। कोई किसी का घर बह गया, किसी का कुछ बह गया, तो वो क्या है? वो पानी में ही बह गया, है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि अभी हम लोग, हमारा जगदलपुर है तो बह करके कल विशाखापट्टनम में चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो नदी है, हम देखते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, चाइना से बह करके जो है आकर के समुद्र की घाटी में मिल जाती है। हम देखते हैं जो है नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से शुरू होती है और जाकर के समुद्र में मिल जाती है ना। क्यों? क्योंकि उसके एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि अणु से अणु का जो है अट्रैक्शन, वाटर का मॉलिक्यूल जो है वाटर के मॉलिक्यूल को खींच करके ले आता है, इसलिए नदी बहती। जमीन में जो मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी को खींच करके नहीं ला सकता, लेकिन ये वाटर का एक मॉलिक्यूल यदि कहीं जा रहा है तो अगले मॉलिक्यूल को खींच के ले जाएगा, वो अपने पीछे वाले को, अपने पीछे वाले को, अपने पीछे वाले को। तो वाटर के मॉलिक्यूल अपने आप को खींच करके ले जाते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? कोहेजन कहा जाता है। और इसी के कारण होता है कैपिलरी, कैपिलरी फिनोमिनन। कैपिलरी क्या होता है? कैपिलरी जो है वह ट्यूब या नलिका होती है जिसकी लंबाई उसके डायमीटर के तुलना में नगण्य हो, है ना। तो जिसका डायमीटर उसकी लंबाई की तुलना में नगण्य हो, मतलब कि जैसे ये ट्यूब है, तुम देख सकते हो इतना बड़ा ट्यूब है और डायमीटर कितना है? छोटा। तो कोई इसके डायमीटर ट्यूब का जो लेंथ है, लंबाई है, और डायमीटर का कोई तुलना है क्या? कोई तुलना नहीं, क्योंकि डायमीटर ना के बराबर और लंबाई बहुत बड़ी। तो ऐसी कोई भी ट्यूब जिसका डायमीटर उसके लंबाई की तुलना में नगण्य हो, नेग्लिजिबल हो, उसको क्या बोला जाता है? कैपिलरी बोला जाता है। और ऐसी कैपिलरी को जब तुम लोग पानी में डालोगे तब क्या होता है? पानी गुरुत्वाकर्षण के नियम का उल्लंघन करती है और ऊपर की ओर चली जाती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण क्या करता है? किसी भी चीज को नीचे खींचता है। लेकिन ऐसे किसी चीज में जब तुम लोग ऐसे मतलब कोई कैपिलरी को पानी में डालोगे तब पानी ऊपर चला जाता है बिना किसी एनर्जी। इसको कहा जाता है कैपिलरी फिनोमिना कहा जाता है। तो हुआ क्या? हुआ ये कि यहाँ पे जब पानी था तो पानी में क्या था? यहाँ पे सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव कहते हैं जिसको, सरफेस टेंशन। ऑलरेडी पानी में एक टेंशन था, उनको निकलने के लिए कोई जगह चाहिए हुआ था, है ना। जैसे ही तुमने कैपिलरी डाला, ये पूरा का पूरा टेंशन फोर्स जो है ऊपर की ओर गया। अब जैसे ही एक मॉलिक्यूल ऊपर की ओर गया, दूसरे को भी खींच करके ले आया, ठीक है। तो पानी से पानी का मॉलिक्यूल जब जुड़ा तो उसको क्या कहा गया? कोहेजन कहा गया। लेकिन गौर करो, ये पानी का मॉलिक्यूल कैपिलरी से भी तो जुड़ा है क्या? तो पानी और कैपिलरी एक है? नहीं है। तो पानी का मॉलिक्यूल जब कैपिलरी से जुड़ा तो उसको क्या कहा गया? एडहेशन कहा गया। तो ये दो फोर्स होते हैं, कोहेजन और एडहेशन। ये वाटर की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में, ठीक है। चलो, इससे पहले जो है अभी तक जो पढ़े उसका नोट्स बनाते हैं, ठीक है। निकाल लो कॉपी पेन। लिखो। एनसीईआरटी पढ़ना है, पर मैं जो नोट्स बना रहा हूं वो भी पढ़ना है, ठीक है। पहला पॉइंट है इसमें लिखना, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड यानी कि CH3CL3COOH। इसके बारे में क्या बोला हमने? यूज टू एनालाइज
केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू, इसका इस्तेमाल यूज्ड टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू। इसका इस्तेमाल क्यों कहा जाता है लिविंग टिश्यू के एनालाइज के लिए। दूसरा चीज मैंने बताया एसिड सोल्यूबल पूल, एसिड सोल्यूबल पूल। इसमें क्या है हमारा कंपाउंड्स फाउंड, इसमें वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें जिनका जो मोलिकुलर वेट है वो 18 से 800 डाल्टन के बीच में होते हैं। कंपाउंड्स फाउंड हैव इसमें वैसा हेक्टिक काम हो जाता है कि थ्योरी भी पढ़ा उसके बाद नोट्स भी लिखा फिर है ना। हालांकि मैं एनसीईआरटी ही लिखवा रहा हूँ, लेकिन फिर नोट्स नहीं रहेगा तो तुम लोग ठाकुर सर को कंप्लेन करोगे जाके कि नोट्स नहीं लिखवाते हैं सर। लास्ट टाइम हुआ था। लास्ट टाइम मेरे को बच्चे सर मेरे को बोले शायद एक्सप्रेशन वगैरह कुछ पढ़ाया था, मैंने नोट्स नहीं लिखवाया था है ना, मैं बस पीपीटी दिखा करके समझा दिया था। लास्ट में सर बोले कि यार तुम नोट्स नहीं लिख पाए, बच्चे लोग बोल रहे हैं। तो कंपाउंड्स फाउंड हैव molecular weight ranging from molecular weight ranging from 18 to 18 से अराउंड 800 डाल्टन, ठीक है 800 डाल्टन्स दिए अप्रोक्सीमेटली। अगला पॉइंट लिखना माइक्रोमोलिक्यूल्स जो है माइक्रोमोलिक्यूल्स इन ये कहाँ थे हमारे रिटेंटेड में थे है ना, रिटेंटेड या फिर एसिड सोल्यूबल पूल में। बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या है ये, एसिड इनसोल्यूबल पूल में जो थे इनको हमने क्या कहा बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स कहा। माइक्रोमोलिक्यूल्स फिल्ट्रेट और द, ठीक है तो ये एसिड सोल्यूबल पूल ओके, इसको हम क्या कह रहे हैं जो एसिड सोल्यूबल पूल है जिसमें 18 से 800 डाल्टन के मॉलिक्यूल्स, ये क्या है हमारे पास बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स है, माइक्रोमोलिक्यूल्स है। ये क्या है एसिड सोल्यूबल पूल है। दूसरा चीज है हमारे पास एसिड इनसोल्यूबल पूल है ना, रिटेंटेट, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा रिटेंटेट और एसिड इनसोल्यूबल पूल। जल्दी जल्दी लिखना है इसको, एनसीईआरटी ही लिख रहे हैं लिखने के लिए वैसे हम लोग, बट थोड़ा सा जमा के लिख रहे हैं। एसिड इनसोल्यूबल पूल है, इसमें क्या है तुम्हारे पास या फिर एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन बोल लो इसको। इसमें क्या है ओनली 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट, ओनली 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट। इसमें जो है 4 प्रकार के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। कौन कौन से 4 प्रकार के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इसमें, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इसको ऊपर करूं क्या, इसमें प्रेजेंट है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड। पॉलीसेकेराइड्स एंड लिपिड्स।
तो यहाँ पे ये जो है प्रेजेंट है हमारे पास। तो इनको क्या बोल रहे हैं हम लोग, इनको मैक्रोमोलिक्यूल्स कह रहे हैं एक्सेप्ट लिपिड। ठीक है, नोट्स बनाते चलना, ठीक है, नोट्स भी इंपॉर्टेंट है चीज़ों का, क्योंकि तुम लोग एनसीईआरटी में पढ़ोगे रिवीजन के लिए, नोट्स से क्या होगा, लिखे रहोगे तो याद रहेगा। तो कुछ पॉइंट मैं एक्स्ट्रा भी बताऊंगा एनसीईआरटी के अलावा नोट्स में, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा क्वेश्चन बायोलॉजी में क्योंकि होता है 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है ना, बाहर से आ जाता है कई बार, तो अगर आता भी है तो भी नोट से बाहर तो नहीं ही जाएगा। इतना है, जाल हम लोग का बड़ा है थोड़ा, है ना, लंबा जाल फेंके हैं, मछली कहीं भी कूदेगी जाल में ही फंसेगी। चल, लिख गया, हो गया क्या, हो गया। चलो, इसके आगे लिखना, लिपिड्स के आगे ना ऐसे एरो डालना और उसमें लिखना, वहां पे लिखना मैक्रोमोलिक्यूल्स, एरो डालना, उसमें लिखना मैक्रो मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट लिपिड, एक्सेप्ट लिपिड। इनको क्या बोल रहे हैं हम लोग, माइक्रोमोलिक्यूल बोल रहे हैं एक्सेप्ट लिपिड। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि एक्सेप्ट लिपिड ऑल हैव मॉलिक्यूलर वेट, लिपिड के अलावा सभी का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ज्यादा है ना, मोर देन मॉलिक्यूलर वेट, मोलिकुलर वेट 10,000 डाल्टन और एबव। इनका मोलिकुलर वेट क्या है, 10,000 डाल्टन है या फिर उससे ज्यादा है। ऑल द कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू को क्या कहा जाता है, बायोमोलिक्यूल्स कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स, ये एक एक लाइन एमसीक्यू है ना, एनसीईआरटी में थ्योरी लिखा है पूरा, मैं और कई चीजें बिना मतलब की हैं, जैसे पूरा वो जो स्टोरी है, अब उसको रिवीजन के टाइम पे नहीं पढ़ोगे तुम लोग, वो नहीं पूछा जाएगा, तो जो जो इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ उन्हीं लाइंस को लिखवा रहा हूँ, इनसे डायरेक्ट उठ करके क्वेश्चंस आएंगे। ऑल द कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट all the carbon compounds present in living tissue इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। लिखो इसको, एनसीईआरटी देना कोई लाए हो, कौन सी, हाँ ये मेड इजी करते रहा, इजी हो जाएगा कहाँ फिर। एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक नहीं पढ़ना है बायोलॉजी में स्ट्रिक्टली, कोई लाया हर्षित है, हाँ देखा, तो हड़प्पा के जमाने के बुक से पढ़ रही, कोई नहीं लाया, तुमको पता था ना बायोमोलिक्यूल्स होगा, हाँ इंग्लिश वाला है। तुम लोग हैं, एक नई एनसीईआरटी सबके पास होनी चाहिए, ठीक है, 200-250 रुपए की आती है, लेकर के रखना। लो, किसका था, नहीं सच में लास्ट टाइम में ना जब रिवीजन करोगे तुम लोग तो सब कुछ को नहीं कर सकते, वहां पे तुम लोगों को क्लियर चाहिए, है ना, सिर्फ इम्पोर्टेंट। तो एक एनसीईआरटी अपना लास्ट टाइम में खड़े, मैं मतलब मैं अपने टाइम पे
जैसे एक बुक में साल भर पढ़ा, मेरा भी फट गया था। मतलब वो बुक ऐसा था कि मेरे को अगर कोई एक चैप्टर पढ़ना है ना, तो मैं बस उस बुक से वो एक चैप्टर निकाल सकता था है ना। वो इतना फट चुका था मेरे से, तो मैंने एक एक चैप्टर को स्टेपल करके रखा हुआ था। लेकिन लास्ट में जब ऐसे रिवीजन का टाइम आया, तो फिर मैंने मार्केट से जाकर के नया एडिशन, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट हमेशा हर साल बदल जाते हैं ना, एग्जाम से पहले ही बदल जाते हैं, तो फिर जो लेटेस्ट वाला बुक था वो बुक मैंने फिर खरीदा और लास्ट में रिवीजन उसी से किया था। तो वो अभी मत लेना, बाद में लेकिन एक बुक रखना तुम लोग, ठीक है। चलो ये हो गया क्या, आगे लिखो। आगे जो है इसके बाद जो है अमाइनो एसिड के बारे में एनसीईआरटी पढ़ाता है ना। तो अमाइनो एसिड्स, पहले इसके बारे में थोड़ा थ्योरी बताता हूँ, फिर हम लोग लिखते हैं। तो अमाइनो एसिड क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनमें जो है हम लोगों को अमाइनो एसिड बेसिकली जो है वो सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स है ना। मतलब कि जो मीथेन है, मीथेन में 4 हाइड्रोजन है। उन चारों हाइड्रोजन को यदि मैं किसी न किसी ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दूं, तब क्या बन जाता है, अमाइनो एसिड बन जाता है। और अमाइनो एसिड है क्या, अमाइनो एसिड मोनोमर है। किसका मोनोमर है, प्रोटीन का मोनोमर है। प्रोटीन क्या है, पॉलीमर है ना। प्रोटीन क्या है, एक पॉलीमर है, और अमाइनो एसिड क्या है, उसका मोनोमर है। तो इसको कहते हैं हम लोग मैजिक 20, सुने हो। 64 प्रकार के अमाइनो एसिड बनते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। 64 टाइप्स के हमारे बॉडी में अमाइनो एसिड बनते हैं। अमाइनो एसिड के 64 टाइप्स होते हैं, और ये 64 प्रकार के अमाइनो एसिड हैं। यही क्या बनाते हैं हम लोगों को, हमारा जो है प्रोटीन्स की संरचना को बनाते हैं। प्रोटीन की संरचना को बनाते हैं। और जो है इनमें भी जो 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड होते हैं ना, 64 कोडोन्स होते हैं। और ये जो 64 कोडोन्स होते हैं, ये 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं। इनको कहा जाता है मैजिक 20 कहा जाता है ना। ये जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं, ये क्या बनाते हैं, हमारे प्रोटीन्स को बनाते हैं। प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक स्ट्रक्चर है। जैसे एक घर होता है, एक घर को बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग करते हैं, तो ईंटा क्या हो गया, उसका मोनोमर हो गया। घर क्या है, पॉलीमर है। वैसे ही जो अमाइनो एसिड है, ये क्या है, प्रोटीन के मोनोमर यूनिट होते हैं, और प्रोटीन क्या है, इसके पॉलीमर होते हैं ना। तो ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, ये अमाइनो एसिड को ये जो 64 कोडोन कोड कर रहे हैं, इनमें भी जो 61 कोडोन है, एक्चुअल में यही 20 अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। बाकी जो 3 है, अंबर, ओपाल, अंबर, अंबर, उम्बर और ओपाल, ठीक है, ये क्या होते हैं तुम्हारे AUG, GU, AUG तो मिथोनिन हो गया। ए, फिर से बोलो, UAG, UGA और UAA, है ना। ये जो तीन कोड है, इनको बोला जाता है स्टॉप कोडोन। ये क्या करते हैं, जहां भी राइबोसोम को ये कोडोन दिखते हैं, वहां से जो है अमाइनो एसिड का जो चेन बना रहे हैं, उसको वो रोक देता है ना। यहां से चेन नहीं बनेगी, ये स्टॉप कोडोन है। और जो स्टार्टिंग कोडोन है, वो क्या है, AUG। AUG यानी कि मिथोनिन। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि चाहे प्रोटीन कोई सा भी हो, चाहे प्रोटीन जो है तुम्हारा, तुम कोई भी स्ट्रक्चर का प्रोटीन हो, चाहे जो है वो हेयर प्रोटीन हो, कीराटिन प्रोटीन हो, चाहे वो मसल प्रोटीन हो, फाइब्रस प्रोटीन हो, ग्लोबुलर प्रोटीन हो, इंसुलिन प्रोटीन हो, या कोई भी प्रोटीन हो, तुम उसका पहला अमाइनो एसिड देखोगे तो वो क्या रहेगा, मिथ्योनिन रहेगा। और अगर उसका तुम लास्ट अमाइनो एसिड देखोगे तो वो क्या रहेगा, इन दोनों में से कोई एक रहेगा। है समझ में, क्यों, क्योंकि स्टार्ट क्या हुआ है, मिथ्योनिन से स्टार्ट होगा, और एंड कहाँ होगा, UAA, UGA और UAG, इन पे क्या है, स्टॉप होगा। अब अमाइनो एसिड के एक खास बात ये होती है कि इसमें जो है नाइट्रोजन ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, और इसमें जो है एसिड ग्रुप भी प्रेजेंट रहता है। एसिड जो है, एसिड तो है, नाइट्रोजन क्या हो जाता है, बेस बना देता है, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर एसिडिक ग्रुप ज्यादा पावरफुल रहेगा, तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, एसिडिक प्रोटीन रहेगा, एसिडिक अमाइनो एसिड रहेगा। तो अमाइनो एसिड को हम लोग ऐसा देखते भी, एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड या न्यूट्रल अमाइनो एसिड, है ना। तो अगर अब बेसिक है, बेसिक प्रॉपर्टी ज्यादा रहेगा, तो बेसिक अमाइनो एसिड बनेगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा अमाइनो एसिड के लिए, जहां पे एसिड और बेस दोनों ही क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। दोनों ही क्या हो जाएंगे,
बराबर हो जाएंगे, और उस पॉइंट पे तुम अगर अमाइनो एसिड को देखोगे तो उस अमाइनो एसिड में तुमको एक साइड में प्लस चार्ज दिखेगा, एक साइड में माइनस चार्ज दिखेगा। और ऐसे अमाइनो एसिड जो आयन बनाते हैं, या ऐसे अमाइनो एसिड को क्या कहा जाता है, ज्विटर आयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ज्विटर आयन कहा जाता है। अब कमाल की बात समझो इस चीज को, अगर जो है एक प्लेट है, इसमें इस तरफ नेगेटिव चार्ज है, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे तुमने अमाइनो एसिड रखा, अगर इस अमाइनो एसिड में पॉजिटिव चार्ज है तो किधर जाएगा, इधर जाएगा। अगर इस अमाइनो एसिड में जो है नेगेटिव चार्ज है तो किधर जाएगा, इधर जाएगा। लेकिन अभी क्या है, अभी की सिचुएशन में इसमें पॉजिटिव चार्ज भी, इसमें नेगेटिव चार्ज भी है, अभी किधर जाएगा, अब किधर भी नहीं जाएगा। तो इस पॉइंट को जहां पे अमाइनो एसिड रुक जाता है, ना तो नेगेटिव प्लेट में जाता है ना तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाता है, उस पॉइंट को कहा जाता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या कहा जाता है उसको, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, चलो अब नोट्स बनाते हैं अमाइनो एसिड का। हेडिंग डालो अमाइनो एसिड्स। कौन सा नंबर का पॉइंट, तीसरा, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अमाइनो एसिड्स आर क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। हैव एन अमीनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप, हैव एन अमीनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप, हैव एन अमीनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप ऑन सेम कार्बन। ठीक है, जो अमाइन ग्रुप है यानी कि नाइट्रोजन ग्रुप है, और जो एसिड ग्रुप है यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, वो क्या है, सेम कार्बन पर है। दैट इज द अल्फा कार्बन। और जिस कार्बन पे दोनों ग्रुप प्रेजेंट है उसको क्या बोल रहा हूं मैं, अल्फा कार्बन बोल रहा हूं। दैट इज द अल्फा कार्बन। ठीक है, उस कार्बन को क्या कहा जाता है, अल्फा कार्बन कहा जाता है। हेंस दे आर कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड। और क्योंकि ये दोनों ग्रुप अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट है तो सारे अमाइनो एसिड को क्या कहा जाएगा, अल्फा अमाइनो एसिड। हेंस दे आर कॉल्ड, दे आर कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड्स। इसलिए क्या कहा जाता है, इनको अल्फा अमाइनो एसिड कहा जाता है। तो अमाइनो एसिड क्या है, दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। अब इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब मैं समझाऊंगा तुमको। दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। ठीक है, दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स होता है। देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। 4 जो है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं। क्या क्या ग्रुप होते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन। ये दोनों लाइन का मतलब मैं तुमको समझाऊंगा अभी कुछ देर में। हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप, वेरिएबल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप एंड वेरिएबल ग्रुप, एंड वेरिएबल ग्रुप। ठीक है, हो गया क्या। एक जो अमाइनो एसिड है उसमें 4 ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। कौन कौन सा, एक हाइड्रोजन ग्रुप हो सकता है, कार्बोक्सिल ग्रुप रह सकता है, अमाइनो ग्रुप रह सकता है, और एक ग्रुप कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल ग्रुप रह सकता है। ये 4 ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे। ये अगेन एक लाइन एमसीक्यू बनता है ना। हो गया क्या, लिखो जल्दी। हो गया, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ आर ग्रुप, अगला लाइन लिखना, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ आर ग्रुप,
जो आर ग्रुप है इसके नेचर पे आधार पे क्या है, मेनी अमाइनो एसिड प्रेजेंट हो सकते हैं, देयर आर मेनी अमाइनो एसिड many amino acids in proteins only of 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। यहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंट है कि 20 अमाइनो एसिड नहीं होते, 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड होते हैं, है ना, प्रकार के। यहाँ पे टाइप्स लिखा है क्योंकि एग्जाम में पहला ऑप्शन रहेगा देयर आर 20 अमाइनो एसिड इन प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन रहेगा 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज करेगा वहां पे। अब क्या बोल रहा था मैं, जो अभी 3 लाइन हम लोग लिखे, जैसे मैं यहाँ पे एक अमाइनो एसिड बनाता हूँ COOH NH2 और R, ठीक, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। दूसरा है यहाँ पे COOH NH2 CH2 और यहाँ पे है COOH NH2 CH2OH, ठीक है। तो देखो मैंने तुम लोगों को मीथेन बताया पढ़ाया है केमिस्ट्री में। तो मीथेन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का बनता है। मीथेन के चारों हाइड्रोजन को एक एक ग्रुप से हटा दो, ठीक है, एक हाइड्रोजन को हाइड्रोजन रहने दो, एक हाइड्रोजन को हटा करके एसिड डाल दो, तीसरे हाइड्रोजन में जो है एक अमाइन ग्रुप डाल दो और चौथे हाइड्रोजन को अपने हिसाब से चेंज करते जाओ, तब क्या मिलता है तुम लोगों को, अमाइनो एसिड मिलता है। तो जो पहला लाइन मैंने बोला कि अमाइनो एसिड आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, तो उसका मतलब यही है कि मीथेन से सब कुछ बनता है, मीथेन के एक ग्रुप को सब्स्टिट्यूट किया। अब ये जो आर ग्रुप है, ये जो आर ग्रुप है, मैंने क्या बोला, ये आर ग्रुप वेरिएबल हो सकता है, चेंज हो सकता है, तो चेंज हो सकता है तो इसमें हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 चीजें तो कंफर्म है, एसिड ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप और अमाइनो ग्रुप, ये रहेगा, ये बचा आर ग्रुप, इसको चेंज कर सकते हैं। तो जब इसमें भी मैंने हाइड्रोजन ही लगा दिया तो ये क्या बन गया, ग्लाइसिन, तो ये बना ग्लाइसिन अमाइनो एसिड, ठीक है। जब मैंने इस हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे CH2 लगा दिया तब ये क्या बन गया, एलानिन, तब ये बन गया एलानिन। और जो है जब यहाँ पे CH2OH लगा दिया तब ये क्या बन गया, ठीक। 3 अमाइनो एसिड जो है NCERT में फोटो दिया है इसका, तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है, सीधा डायरेक्ट फोटो दे देगा, ABC बोल देगा और नाम लिखो बोल देगा, ठीक है। सीक्वेंस तुम लोगों को पता होना चाहिए। ग्लाइसिन जो है, ग्लाइसिन क्या है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, ग्लाइसिन क्या है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। इसके बारे में एक लाइन ये भी ध्यान रखने की, ये क्या है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है ये, ठीक है। लिखो इतनी सारी बातें इसमें। और जो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड का जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो आर ग्रुप के कारण तो बहुत सारे अमाइनो एसिड पॉसिबल है, लेकिन केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो इसका जो अमाइनो ग्रुप है और एसिडिक ग्रुप है इसके कारण हो सकता है। मैंने बताया कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, अगर एसिडिक ग्रुप ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक अमाइनो एसिड बनेगा, एग्जाम्पल ग्लूटामिक एसिड। अगर जो है बेसिक ग्रुप स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक अमाइनो एसिड बनेगा, एग्जाम्पल लाइसिन। और जो है न्यूट्रल अमाइनो एसिड क्या हो जाएगा, वेलिन। वेलिन क्या है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। एक और अमाइनो एसिड जो है बेसिक है वो क्या है, आर्जिनिन। 2022 के नीट में 2 क्वेश्चन पूछा गया था, सेम सेम, विच इज बेसिक अमाइनो एसिड। बायोलॉजी में क्वेश्चन था, आंसर था आर्जिनिन, और केमिस्ट्री में भी सेम क्वेश्चन रिपीटेड था, विच इज बेसिक अमाइनो एसिड, आंसर था आर्जिनिन, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया गया था, तो लोगों को ऐसे ही 8 नंबर मिल गया था। लेकिन आर्जिनिन भी अमाइनो बेसिक अमाइनो एसिड है, ये बायोमोलिक्यूल्स में नहीं लिखा है, ये लिखा है मोलिकुलर बायोलॉजी वाले चैप्टर में, राइट साइड के पन्ना में बीच में लास्ट लाइन में, ठीक है, जो यहाँ पे इमेज दिया हुआ है ना हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर का, वहां पे उस इमेज के बगल में देखना
लास्ट लाइन में से लिखा हुआ है आर्जिनिन एंड लाइसिन आर बेसिक अमाइनो एसिड बिकॉज हिस्टडीन जो है वो रिच होता है इसमें, है ना, ऐसा करके लिखा हुआ है वहां पे। हो गया क्या? चलिए इसके आगे लिखो, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स determined by amino group and carboxyl group, amino group carboxyl group and वेरिएबल ग्रुप। ठीक है, अमाइनो ग्रुप का जो अमाइनो एसिड है उसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और वेरिएबल ग्रुप तीनों के वजह से डिटरमाइन होता है ना। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप एसिडिक हो सकता है अमाइनो एसिड। एसिडिक में क्या है तुम्हारा, ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड एसिडिक है। बेसिक में दो अमाइनो एसिड आते हैं, बेसिक में क्या है तुम्हारा, लाइसिन और आर्जिनिन। आर्जिनिन और जो है न्यूट्रल है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड में क्या आता है, वेलिन। ठीक है, वेलिन जो है न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। इसके अलावा एरोमेटिक अमाइनो एसिड में तीन आते हैं। एरोमेटिक अमाइनो एसिड, एरोमेटिक में है जो हमारा टायरोसिन, फिनाइलएलनिन और ट्रिप्टोफन। टायरोसिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, ये 2022 में पूछा गया है। ठीक है, टायरोसिन, फिनाइलएलनिन, फिनाइलएलनिन और ट्रिप्टोफन। ट्रिप्टोफन और ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है न्यूट्रल वाला। और क्यों? क्योंकि जब सिकल सेल एनीमिया होता है उसमें क्या होता है, जो वेलिन होता है वो ग्लूटामिक एसिड से रिप्लेस हो जाता है ना। जो कोड होता है GUG, वो कोड जो है रिप्लेस हो जाता है GUG में बदल जाता है। हाँ, तो उससे क्या होता है, तुम्हारा ग्लूटामिक एसिड और वेलिन एक्सचेंज हो जाते हैं, है ना। तो ये इस सिकल सेल एनीमिया में ऐसा होता है। तो ये हो गया अमाइनो एसिड। चलो, तो इतने जो है 4 प्रकार का अमाइनो एसिड है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चारों इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना। हो गया क्या? लिखो जल्दी इसको। और क्या बताया मैंने, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होता है अमाइनो एसिड का, कि ये जो है एक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है जिसमें मूव नहीं कर सकते। और इस पॉइंट पे जो पीएच होता है उस पीएच को क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच कहेंगे, है ना। और आयन जो अमाइनो एसिड जो आयन बनाएगा उस आयन को क्या बोलेंगे, ज्विटर आयन बोलेंगे। क्लियर है? हो गया। देखो, अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड, अगला पॉइंट क्या है, अ पर्टिकुलर property of amino acid, property of amino acid is the ionizable nature, ionizable nature of NH2 and COOH group, COOH group। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है इसको क्या बोला जाता है, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच एंड ज्विटर आयन।
ज्यूटर आयन। और क्या, एक इंपॉर्टेंट बात, अलग अलग पीएच पे अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है ना। इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच, इन सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट पीएच, in solutions of different pH, the structure of amino acid, structure of amino acids changes। ठीक है, मैं जो नोट्स बनवा रहा हूँ ये नोट्स जो है तुम्हारे एनसीईआरटी को भी मैंने सॉर्ट करके दिया है ना। तो इन नोट्स से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन तुम लोग को पहले एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जब तुमको टेस्ट से पहले रिवीजन करना है, तब रिवीजन में क्या करोगे, ये नोट्स पढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि लेकिन जब भी टाइम है डिटेल से एनसीईआरटी को पढ़ो, बार बार एनसीईआरटी को पढ़ो और इधर उधर की बुक मत फॉलो करो। ठीक है, क्योंकि देखो मैं तुम लोगों को चाहूँ ना तो मैं केमिस्ट्री में जो नोट्स बनवा रहा हूँ वैसा ही सेम नोट्स बायोलॉजी के मैं तुमको प्रिंट आउट दे सकता हूँ। ठीक है, और उन नोट से क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा बायोलॉजी में। 360 आउट ऑफ 360 जो है सारे क्वेश्चन उससे आएंगे, लेकिन उससे होगा क्या कि तुम उस क्वेश्चन को पकड़ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जिस प्रकार से आ रहे हैं उसका लैंग्वेज एनसीईआरटी है, समझ रहे हो। अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, और उन स्टेटमेंट को क्वेश्चन को एनसीईआरटी से डिट्टो उठा रहा है। तो जब तक तुम एनसीईआरटी की भाषा को नहीं समझोगे तब तक वहां पे जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। कॉन्सेप्ट तुमको पता है, कॉन्सेप्ट पता है, उसमें कोई दो राय नहीं। जैसे केमिस्ट्री के पेपर है, केमिस्ट्री के पेपर में अभी तक वैसा बदलाव नहीं किया है कि स्टेटमेंट उठा के एनसीईआरटी से छाप दे, है ना। इसलिए मैं जो नोट्स बनवा रहा हूँ, अगर तुम उस नोट्स को पढ़ते हो तब भी जो है तुम लोग 180 में 180 ले आओगे, क्योंकि क्या है जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इस तरीके से है। लेकिन बायोलॉजी में क्या है, बायोलॉजी में एक स्टेटमेंट है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ रहा है ना। अगर तुम एनसीईआरटी में उस स्टेटमेंट को देखे हो वैसे ही जिस भाषा में वो लिखा है, तभी जो है एग्जाम में क्वेश्चन सही कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। इसीलिए सिंप्लीफाइड एनसीईआरटी की जो भी पुस्तकें आ रही है कि ये बुक पढ़ लो, एनसीईआरटी नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो झूठ बोलते हैं तुमसे। वो तुम्हारा कैरियर खा जाएंगे, तुम्हारा भविष्य खा जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने एनसीईआरटी को कम से कम अपने नीट के टाइम पे 20 से 25 बार पढ़ा होगा, तब जाके मैं अभी वो बताता हूँ ना तुमको कि यहाँ पे लिखा है, इस पन्ने में यहाँ पे लिखा है, नीचे में ऊपर में लिखा है। कैसे याद है मेरे को? क्योंकि उतना बार मैंने उस तरीके से पढ़ा वहाँ पे, और तब जाके बायोलॉजी में मेरे 360 में 355 नंबर आए थे। कोई बुक मत फॉलो करो, बायोलॉजी में एनसीईआरटी ही बाइबल है, गीता है, कुरान है, उसके अलावा कोई बुक नहीं फॉलो करना है। अदरवाइज जो है वही हो जाएगा, जितना सिंप्लीफाई बुक है उतना ही सिंप्लीफाई एग्जाम हो जाएगा, फिर कुछ नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि पूरे साल की मेहनत 3 घंटे बस मौका मिलेगा, जिसके लिए तुम 300 दिन पढ़ोगे, सिर्फ 3 घंटे, और उस 3 घंटे में पूरे 300 दिन की मेहनत तुमको निकालनी पड़ेगी, है ना। तो एकदम बायोलॉजी में मैं क्लियरली बता रहा हूँ, एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक नहीं, कोई बुक नहीं, चाहे जितनी बार पढ़ना पड़े एनसीईआरटी पढ़ो। ये नहीं कि टाइम ज़्यादा लगता है, हाँ लगने दो, कोई बात नहीं, पढ़ो लेकिन एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक है, बल्कि हाईलाइट करके रखो कि जिन पॉइंट को नहीं पढ़ना है, तुमको पता है ना, कई बार एनसीईआरटी प्रपंच करके रखा है। जैसे कि इवोल्यूशन वाले ही चैप्टर में जो एक राजा की एग्जांपल दिया है, उसमें एक राजा जो है चेस खेलता है वाला, वो चेस की स्टोरी नहीं पूछेगा, तुमको पता है, उसको जो है हाईलाइट कर दो, रिवीजन के टाइम में मत पढ़ना उसको, है ना। ऑटोमेटिक सॉर्ट हो जाएगी एनसीईआरटी। तुम बस जिन पॉइंट्स को एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना उनको हाईलाइट कर दो जहाँ भी स्टोरी लिखा हुआ है। बाकी लेकिन बाकी एक एक पॉइंट भाषा एनसीईआरटी की ही तुमको समझ, मतलब तुम अगर किसी को बता भी रहे हो बायोलॉजी तो एनसीईआरटी की भाषा में ही बताओ, क्योंकि वही पूछा जाएगा, वही भाषा एग्जामिनर यूज करेगा, दूसरा यूज नहीं करेगा। इसलिए बायोलॉजी में मैं तुमको एनसीईआरटी क्यों दिखा रहा हूँ स्लाइड में, चाहता तो मैं ये नोट्स बना के पढ़ा सकता था ना, लेकिन जानबूझ के मैंने एनसीईआरटी के स्लाइड्स लाए तुम्हारे लिए, क्योंकि एनसीईआरटी नहीं देखोगे, एनसीईआरटी की भाषा को नहीं सीखोगे। अभी देखा ना कि हम लोग भाषा को सीखने में कितना टाइम लगा, पूरी स्टोरीज बतानी पड़ी मेरे को एनसीईआरटी को समझाने के लिए। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी की भाषा को डिकोड करना इंपॉर्टेंट है, और उसी भाषा में फिर तुमको चीजें याद रहनी चाहिए। आ रहे समझ में? तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।